बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू है जिस पे मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ और कोशिश ये करूँगा कि जो हकीकत है हुकूमत के सामने रख दूँ। और मैं चाहता ही हूँ कि हुकूमत को कोई और क्राइसिस फेस ना करना पड़े। एंड इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट में है ये कि हम इस चीज़ को समझें और इस पर अमल दरामद करें। आई एम वेरी हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी नॉलेज में है एक इशू, बड़ा सीरियस इशू है कि GIDC सेस का एक इशू है जो कि एक एडिशनल टैक्स है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के ऊपर। एडिशनल बोझ है, एडिशनल टैक्स है। वैसे तो वो टैक्स इतने लंबे चौड़े देते हैं, बड़ी एक लंबी फहरिस्त है टैक्सों की जो वो देते हैं। और आधी कीमत पे आप खाद की बोरी दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो खाद की बोरी जो बाहर आपको डबल कीमत पे मिलती है पाकिस्तान से बाहर, वो पाकिस्तान के अंदर आधी कीमत पे बना के लोकली प्रोड्यूस करके जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वाले हैं वो आपको बना के दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उनको तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए, बट नहीं चले एनीवेज। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग कि इमरान खान साहब को पता है और कि ये GIDC जो सेस है ये एक एडिशनल बोझ है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पर। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा, समझाना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आपने एक एडिशनल टैक्स लगाया है GIDC सेस और उसके मकासद ये थे जनाब कि आप गैस की पाइपलाइन लाएंगे, टापी और IP किस्म के प्रोजेक्ट्स करेंगे यहाँ पे, और आपने कहा जनाब कि यहाँ पे गैस आनी शुरू हो जाएगी। बट एक तो आपने डेडलाइन दी नहीं उस वक्त की हुकूमतों ने, यानी कि मैं उनको रेफ़र कर रहा हूँ कि उन्होंने टैक्स तो लगा दिया फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये टैक्स कब तक लेंगे, या ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, जो गैस पाइपलाइंस आपने बिछानी है या गैस पाइपलाइंस आएंगी टापी IP की सूरत में, तो वो उसमें कब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा कोई पता नहीं। तो आप ऑन द लाइटर साइड यही है मेरे ख्याल में कि आपने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वालों के साथ एक निकाहनामा साइन कर लिया है और पता नहीं है कि कब उससे आपको फरागत मिलेगी, लेकिन एनीवेज वो देते जा रहे हैं। सो उसके अंदर जनाब हुआ ये कि इसको नल एंड वाइड किया गया, प्रॉबेबली मेरे ख्याल में 2013 में इसको नल एंड वाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया। फिर उस पर ऑर्डिनेंस आ गया जनाब, चले उस वक्त की हुकूमत जो थी उसने जनाब इस पर ऑर्डिनेंस लेके आ गई, फिर टैक्स लेना शुरू कर दिया फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से इन्होंने। जब फिर टैक्स लेना शुरू कर दिया तो फिर ऑब्वियसली GIDC सेस का एक एडिशनल बोझ था फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पे, तो उनको कुछ यही रिलीफ मिल सकता था, कोर्ट से ही रिलीफ मिल सकता था। तो दे नॉक्ड द डोर्स ऑफ कोर्ट्स और उन्होंने जाके फिर दरवाज़ा खटकाया अदालतों का। तो 2015-16 में प्रॉब्ली ये सारी चीज़ें फिर हाल्ट हो गई, रुक गई। जब रुक गई तो फिर वो एक अदालती सिलसिला था वो जारी हो गया, शुरू हो गया, जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो शुरू हो गई। उसके बाद जनाब अब फैसला आया, अब फैसला आ चुका है, उस पर हम बात तो कर सकते हैं क्योंकि फैसला आ चुका है, सब जुडिस नहीं है मैटर। तो वो जनाब फैसला अब ये आ गया कि जनाब आप 2015-16 से लेके अभी तक जितना GIDC या सेस बनता है उसको 2 साल के अरसे में आप जमा कराएं। अब 2 साल के अरसे में कैसे जमा करा सकते हैं वो लोग, और वो 2 साल के अरसे में जमा कराना बहुत मुश्किल है। वो इतना बोझ पड़ जाएगा कि मुझे ख़तरा ये है, मेरा ख्याल ये है, क्योंकि जानते हुए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लोगों को, क्योंकि इतनी लंबी फहरिस्त है टैक्सों की, उसके ऊपर GIDC का टैक्स और GIDC सेस का टैक्स जो कि एडिशनल बोझ बना हुआ है वो भी दें, और 2 साल के अरसे में ये जनाब दें, और मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता ही है कि कई इंडस्ट्रीज़ जो है बंद हो जाएंगी और हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और अगर वो प्रोडक्शन भी बंद हो गई यहाँ पे, ठीक है, लोकल प्रोडक्शन जो फर्टिलाइज़र की है वो अगर बंद हो जाती है तो हुकूमत को कितना नुकसान होगा। हुकूमत को ये नुकसान होगा, उसका एक पूरा इशू है, और उसके बाद आवाम पे भी इसके असरात होंगे और बड़े सीरियस असरात होंगे इसके। और वो असरात ये हैं कि जनाब आपकी चावल, कपास और इस तरह कई जो चीज़ें हैं आपकी जो प्रोडक्शन होती है लोकली, उस पर असर पड़ेगा, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि इंपोर्ट करेंगे आप बाहर से। बाहर जो कीमतें हैं फर्टिलाइज़र की वो दुगनी है
जब वो दुगनी कीमत पे फर्टिलाइज़र यहाँ पे इंपोर्ट होगा तो ये सारी जो लोकल प्रोडक्शन है उन पे असर पड़ेगा। जब असर पड़ेगा जनाब तो वो टेक्सटाइल पे भी असर पड़ेगा, चावल पे भी पड़ेगा, किसान जो है वो भी बोझ में दब जाएगा। जब बोझ में दबेगा किसान तो फिर आप बाहर से, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको फर्टिलाइज़र, वहाँ पे कीमत दुगनी है। तो आप आपके पास जनाब क्या इतना फॉरेन एक्सचेंज है कि आप इंपोर्ट कर सकें? एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो फैसले में है और उसको मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा और ऑनरेबल अदालत के सामने भी रखना चाहूँगा, क्योंकि फ़ैसला आ चुका है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैटर इज़ नॉट सब्जुडिस, मैं बार बार इसका जिक्र करूँ कि फ़ैसला आ चुका है इसलिए बात कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि अगर टापी और आईपी हमारे बच्चों या उनके बच्चों के दौर में अगर बन भी जाए, अगर को मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अगर बन भी जाए तो उसका कई ऐसी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि उनके मेन नेटवर्क में है ही नहीं है, उनको फ़ायदा ही नहीं पहुँचता उससे। अब उनको अगर फ़ायदा नहीं पहुँचता और वो कई दफ़ा प्ली भी ले चुके हैं कि जनाब हमारा इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है और हमें इससे फ़ायदा पहुँचेगा ही नहीं, ना पहुँच सकता है हमें, लेकिन वो फिर भी ये GIDC ये सेस वो टैक्स देते जा रहे हैं। सो वो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर उस तरफ भी अदालत उसको ज़रा एड्रेस कर लेती उस इशू को भी, तो वो भी एक बड़ा अच्छा इक़दाम होता अदालत का। लेकिन एनीवेज मैं सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा, कोशिश करूँगा कि हर चीज़ एलेबरेट करूँ थ्रेडबेयर और आपके सामने हर चीज़ को बिल्कुल अया करके रख दूँगा। बाकी जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जितना जल्द हो सके इसको एड्रेस कर लें और इस मसले को हल कर दें। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और मज़ीद इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। माजरत चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ी सी उर्दू मेरी कमज़ोर है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो मैं ज़रा शेयर करना चाहूँगा। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फैसला आ चुका है इसलिए उस पर बात करना उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो की जा सकती है बात। मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं जी, वो लोग हैं, वो इंडस्ट्री है जो कि गैस इस्तेमाल करती है। जितनी इंडस्ट्रीज़ है जो गैस इस्तेमाल करती हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, अब ये कहा यह गया है क्योंकि 2015 में रोक दी गई थी पेमेंट कि जनाब वहाँ पे लोग कोर्ट्स में चले गए थे, उन्होंने कहा था जनाब कि ये उनको फैसला ये मौजूद नहीं उनको सूट करता, इसलिए वो कोर्ट्स में चले गए थे। सो 2015 में ये सारी चीज़ें, ये पेमेंट्स जो रुक गई थी। अब फैसले में कहा गया है जनाब के 2015 से ऑनवर्ड्स जितने पैसे जमा कराने हैं वो तकरीबन बनते हैं जनाब 457 अरब, वो आप जमा कराएं। अच्छा जी, 457 अरब जमा कराएंगे आप, लेकिन वो जमा कराने के लिए तो सब लोग मेरे ख्याल में तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री भी हो सकता है कि कई इंडस्ट्रीज बंद भी हो जाएं, क्योंकि इतना बोझ इस वक्त, जबकि कोविड के बाद सारी दुनिया में रिलीफ देने की बातें हो रही हैं और हर जगह पे रिलीफ दिया जा रहा है। सो इतना बड़ा बोझ एक इंडस्ट्री पे अगर पड़ जाएगा कि जनाब आप 457 बिलियन रुपए जो है वो जमा कराएं और उसकी प्रोबेबली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 24 माह के अंदर जमा कराएं, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा बोझ है। जो 4-6 फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं वो अगर उन पे ये बोझ पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर जो बोझ पड़ता है उनके हिस्से में जो आती है रकम जो कि जमा करानी पड़ेगी वो तकरीबन 170 बिलियन रुपए है। 24 माह में अगर 170 बिलियन जिस भी तरीके से, जिस भी शेप में, जिस भी तरीक़ाकार से जमा करानी पड़े, 170 बिलियन रुपए जमा कराने पड़े तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं जनाब इंडस्ट्रियाँ खोलें, इंडस्ट्रियाँ लगाएं, दूसरी तरफ आप कह रही है हुकूमत के जनाब इतना बोझ डाल दें अगर इन लोगों पे, इंडस्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हो जाएं जो कि पिछले पता नहीं कई सालों से यहाँ पे काम कर रही हैं और गवर्नमेंट एक्सचेकर में इतना पैसा दे रही है, तो फिर वो क्या बनेगा यहाँ पे। सो एक से समझ नहीं आ रही, देयर इज अ कन्फ्यूजन।
सो इस कन्फ्यूजन को कैसे हैंडल किया जाएगा ये तो इंडस्ट्रीज़ वाले, मुझे नहीं पता क्या करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, क्या करना चाहते हैं ये और किस तरीके से ये हैंडल करना चाहते हैं इस डिसीजन को। मुझे आई एम श्योर कि कुछ ना कोई रिलीफ ज़रूर मांगना चाहेंगे ये ऑनरेबल कोर्ट से। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके असरात क्या होंगे जनाब। असरात, अब ये कहना कि जनाब सारा बोझ आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पे डाल दें, मेरे ख्याल में ज़्यादती है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो किसान जो है उसको खाद इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो किसान को खाद जो है आज भी इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। और वो खाद इसलिए सस्ती मिल रही है कि वो जो बोझ है जो कि किसानों पे डाला जा सकता था और इंडस्ट्री के लोग, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लोग किसानों पे डाल सकते थे पैसों की सूरत में कि उनको ज़्यादा महंगी दे सकते थे खाद, वो नहीं दे रहे और वो इंटेंशनली नहीं दे रहे। ज़रा मैं हुकूमती पॉलिसी भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हुकूमती पॉलिसी आपके सामने रख दूँगा तो ज़रा आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि हुकूमती पॉलिसी है क्या फर्टिलाइज़र के बारे में, और क्योंकि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है और हुकूमत उसको कैसे हेल्प आउट करती है, करती भी है या नहीं करती है या सिर्फ ज़ुबानी कलामी करती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी जो एग्जैक्ट हुकूमती पॉलिसी है वो आपके सामने रख देता हूँ। सो हुकूमती पॉलिसी का एक नुक्ता मैं आपके साथ शेयर कर लूँ पहले, फिर उसकी मज़ीद डिटेल में मैं आपके साथ जाता हूँ जी। कि एक उसका पॉइंट ये है कि मुकामी गैस की कीमत मिडिल ईस्ट की गैस की कीमत के बराबर रहेगी। सो जो गैस की कीमत मिडिल ईस्ट में होगी वही गैस की कीमत पाकिस्तान में होगी। दिस वॉज पार्ट ऑफ द पॉलिसी, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स। हुकूमत मुल्क में पैदा की जाने वाली खाद की कीमतों पर असरअंदाज नहीं होगी। अच्छा, अब ये इसका मतलब ये है कि जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में कम्पीट करेंगे। जो 4-6 फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में कीमतों की जहाँ तक बात आती है उसमें कम्पीट करेंगे आपस में, ठीक है। अच्छा जी, मुल्क में खाद की कीमतों का तयन मार्केट के मुकाबले की फ़िज़ा से होगा। वही आपस में कम्पीट करेंगे, आपस में कम्पीट करेंगे और जितनी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में अगर कम्पीट करेंगी तो उसकी खाद की कीमत जो है वो आम जो है किसान उसकी रीच तक रहेगी, वो उसमें उसको ख़रीदने में भी आसानी होगी और उनका आपस में कंपटीशन भी रहेगा और वो इस तरीके से सारा 4-6 फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलती रहेंगी। इस पॉलिसी के नतीजे में कुछ फ़ायदे सामने आए। वो फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुल्क में खाद के कारखानों की सूरत में अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी और इस सनत में जुड़े हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो अगर जनाब उन पे बोझ पड़ता है 24 माह के अंदर उन्हें अगर देने पड़ते हैं 170-72 बिलियन रुपए, तो वो कैसे रोज़गार दे सकेंगे लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा। वो तो मुझे तो ख्याल में कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद करके घर चली जाएंगी, क्योंकि अगर वो बंद करके घर चली जाएंगी तो फिर तो जो सारी दुनिया में एक तरीक़ाकार है कि कोविड के बाद सारी इंडस्ट्रीज़ जो है, कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें हुकूमतें जो है हर मुल्क की हुकूमत जो है रिलीफ दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर बोझ पड़ जाएगा और हम चाहते ही हैं कि इकॉनमी का पहिया चलता रहे, तो अगर बोझ पड़ेगा तो फिर तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ बंद होने चली जाएंगी। आप देख लें, नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल जोन्स शुरू हो रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। वहाँ पे आसान एक साथ में आपको ज़मीनें भी मिल रही हैं, प्लॉट्स भी मिल रहे हैं और इनकरेज करने की कोशिश कर रही है हुकूमत कि किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्री जो है वो लोग कायम करें और प्रोडक्शन शुरू करें। लेकिन अगर इस तरीके से चलेगा काम और इतना बोझ पड़ेगा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ पर और स्पेशली फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री पे, तो फिर लोग फिर दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो फैक्ट्रियाँ बंद करके चले जाएंगे। वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में क्या गया, कुछ भी नहीं। और उसके बाद क्या जनाब, एक और एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ेगी हुकूमत को कि जनाब इतने लोग बेरोज़गार हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा इस चीज़ का और इसका हल निकलना भी चाहिए। अगर हल नहीं निकलेगा और जल्द से जल्द नहीं निकलेगा तो मुश्किलात है। अगर आपने पैसे लेने ही हैं
पहले तो मुझे ये समझाएं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये टापी और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये हैं कहाँ पे, एग्जिस्ट भी करते हैं या सिर्फ किताबों में ही है? और अगर किताबों में ही है सिर्फ, तो फिर पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये पॉलिसी तो हुकूमत की बन गई थी, अब इस पॉलिसी का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ जनाब कि जितना फॉरेन एक्सचेंज था वो आपने सेव किया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो खाद की कीमतें हैं वो आपने सस्ती रखना मकसूद था, द इंटेंशन वाज कि खाद की कीमतें सस्ती रहें, वो भी सस्ती रही जनाब। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कहीं के कहीं जा रही है, लेकिन आपके अंदर जो आप यहाँ पे 4-6 इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पे खाद पैदा बना रही हैं और किसान को दे रही हैं, उसकी कीमतें बहुत कम हैं, बल्कि तकरीबन आधा ही समझ लें आप, आधे कीमत पे आपको मिल रही है खाद। इसमें हुकूमत ने पिछले 10 सालों में जो रियायत दी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को मुख्तलिफ सूरतों में, जिसमें गैस की प्राइसेस भी हैं शामिल हैं, वो को तकरीबन 177 अरब की दी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने जो आवाम को, किसानों को, हुकूमत को जो फ़ायदा पहुंचा, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने किसी न किसी शेप में दिया है, क्योंकि सस्ती उन्होंने खाद भी दी लोगों को, जो कि पॉलिसी का एक हिस्सा था कि सस्ती खाद दी जाए, आवाम को मुहैया की जाए, वो उन्होंने दी। और उसमें जो फ़ायदा पहुंचा पिछले 10 सालों में, वो पहुंचा आवाम को, हुकूमत को कह लें, आवाम को कह लें, किसानों को कह लें, वो 609 अरब रुपए का पहुंचा। सो कंट्रीब्यूशन जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बड़ी इनकरेजिंग है, ठीक है। सो जहाँ पे ऑन वन हैंड अगर आप दे रहे हैं 177 अरब का, अगर 177 अरब की रियायत दे रही है अगर हुकूमत, तो ऑन द अदर हैंड कंट्रीब्यूशन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सो इनको रिलीफ दें, जस्ट गिव देम सम ब्रीदिंग स्पेस, थोड़ा सा एज दें उनको, और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की जल्द अज जल्द कोशिश करें। आई एम एड्रेसिंग दोज पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, एंड आई एम एड्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी। एक छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और मैं ज़रा बताना चाहूँगा कि पिछले 8 साल में जो हुकूमत ने प्राइसेस बढ़ाई गैस की, और फिर उस पर जनाब बोझ पड़ा, ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री थी, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री थी, उस पर बोझ पड़ा, गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा। और GIDC वो अलग, उस पर अगर देखा जाए तो 400 रुपया वो भी डल गया। सो सारे मिला जुला के ऐसे कर लेते, ये तकरीबन कोई 785 रुपये बन गया। और भी इसमें छोटे मोटे अखराजात 19-20 का फ़र्क होगा, मैं एग्जैक्ट फिगर शायद इस वक्त ना बता सकता हूँ, लेकिन 19-20 के फ़र्क से 785 रुपये का फ़र्क पड़ा गैस की प्राइस बढ़ने से और GIDC का टैक्स जो 400 रुपये लगने से। खाद की एक बोरी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने उसमें से जो मेजर बर्डन था, आई वुड से मेजर बर्डन इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें कई चीज़ें सामने आती हैं, अखराजात होते हैं ना, आप प्रोडक्शन करते हो तो अखराजात तो होते हैं। 300 से ज़्यादा का खर्चा जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वालों ने खुद बर्दाश्त किया। तो अगर ये 300, तकरीबन 300 का खर्चा भी डाल दिया जाता है एक बोरी के ऊपर, एक खाद की बोरी के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि खाद की कीमत बढ़ सकती थी। अच्छा, एक और बड़ा इशू है यहाँ पे, उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि GIDC से और क्या इश्यूज खड़े हो रहे हैं। लोकल प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो लोकली खाद बना रहे हैं, और उन पे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसका, GIDC का। एक खाद है DAP। अब वो जो खाद है वो लिमिटेड लोग बना रहे हैं यहाँ पे, ये लिमिटेड प्रोडक्शन हो रही है उसकी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी कंजम्पशन जो है उसको पूरा करने के लिए वो खाद इंपोर्ट की जाती है, DAP। अब जो DAP खाद इंपोर्ट की जाती है उस पे तो GIDC जो लगाया हुआ है टैक्स, जो हुकूमत ने, जिसको पिछले कई सालों से ये लोकल प्रोडक्शन जो हो रही है फर्टिलाइजर्स की, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाले जो कर रहे हैं लोकल प्रोडक्शन, वो तो GIDC दे रहे हैं, जो इंपोर्टर है वो नहीं दे रहा, उस पर GIDC लागू नहीं है। सो वो ये कर रहा है कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर सपोजिटली वो एक बोरी खाद की वो कहता है जी मैं 3000 की बेचनी, वो 3000 की बेच देगा, ठीक है,
जबकि लोकल प्रोडक्शन जो हो रही है, लोकल प्रोडक्शन वाला जो बंदा है, ये लोकल जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वो उसने तो जीआईडीसी भी देना है। जब उसने जीआईडीसी भी देना है तो वो 3000 की जो खाद बेचेगा, अगर सपोजली कंपीट भी करता है, जो इंपोर्ट हुई है खाद उसको उसके साथ कंपीट भी करता है, तो फिर पल्ले से पैसे लगाएगा, फिर नुकसान में जाएगा। तो लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज करने के बजाय वो तो डिस्करेज हो रहा है, वो डिस्करेज हो रहा है, क्योंकि डीएपी एक खाद का जिक्र कर रहा हूं, डीएपी, उस खाद पे उसने जीआईडीसी भी देना है, और जीआईडीसी की वजह से जो उसको नुकसान हो रहा है वो भी अपनी जेब से वो देगा। तो कब तक वो बर्दाश्त करेगा जीआईडीसी? सो ये मेरी समझ से बाहर है कि जीआईडीसी क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कब ये प्रोजेक्ट पूरा भी होगा। अभी तक तो मुझे नहीं समझ आती कि किसी भी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे भी मुझे नहीं नजर आता ये होता हुआ। जब इनिशियल स्टेज पे भी नहीं है ये प्रोजेक्ट, तो फिर ये कैसे इसको टैक्स लेते जा रहे हैं आप, लोकल इंडस्ट्री पे बोझ डाली जा रहे हैं, और वो बेचारा बोझ सहता जा रहा है। कब तक सहेगा वो? एक दिन तो, अभी तक तो चीखें निकल गई हैं उसकी, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अभी तक तो उसकी चीखें निकल गई हैं और आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं उसकी। लेकिन जो बाहर से बंदा मंगवा रहा है किसी भी मुल्क से, जैसे एक खाद में बार बार जिक्र कर रहा हूँ डीएपी का, कि अगर बाहर से मंगवा रहा है तो वो जनाब उस पर तो जीआईडीसी नहीं दे रहा है, लोकल प्रोडक्शन वाला दे रहा है। सो ये जीआईडीसी का एक और बड़ा इशू है यहाँ पे। सो इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो एक कैच 22 की सिचुएशन में है। वो कैसे कि ये जो एडिशनल बोझ है वो क्या करे उसका, जो उस पर इतना बोझ पड़ता जा रहा है, उसको किधर लेके जाए? अपनी जेब से देती रहे, वो मुश्किल है। या तो एक तरीका ये है कि इंडस्ट्री जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाले जो हैं, ये बोझ जो है किसान पे डाल दें। अच्छा, अब अगर किसान पे ये बोझ डाल देते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाले ये बोझ, तो एक नया क्राइसिस यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। वो कैसे कि अगर ये बोझ डलता है किसानों पे, आटे का बहरान खड़ा हो सकता है, चीनी का बहरान खड़ा हो सकता है, चावल का बहरान खड़ा हो सकता है, कपास का हो सकता है, और कपास से रिलेटेड है जनाब टेक्सटाइल। सो ये सारी चीज़ें जो उन पे इजाफी बोझ पड़ जाएगा, और एक सिचुएशन बन सकती है, इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। जब इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होगा वो जाके मासेस को हिट करेगा, अवाम को हिट करेगा वो जाके इफेक्ट, क्योंकि अवाम आगे ही कीमतों की वजह से परेशान है कि प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है। सो ये एक एडिशनल इम्पैक्ट पड़ जाएगा आम आदमी की ज़िंदगी पे, और उनकी वैसे ही वो प्रॉब्लम में आम आदमी और क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जनाब कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। जीआईडीसी की वजह से जो बर्डन जो है, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वाला खुद बेयर कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, वो अगर डालना शुरू कर दे किसान पे, तो एक फूड क्राइसिस यहाँ पे खड़ा हो सकता है। अब उस फूड क्राइसिस को अगर हम मिलाना शुरू करें, उसको जोड़ना शुरू करें, आगे चलें, अगर उसके इम्पैक्ट अगर लेके चलना शुरू करें, तो एक इशू ये बन सकता है जनाब के जब टेक्सटाइल का इफेक्ट करेगा, जब कपास पे इफेक्ट होगा, उसकी कीमतें बढ़ेंगी, टेक्सटाइल की कीमतें बढ़ेंगी, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे उसको कम्पीट करेंगे? नहीं कर सकते। जब इंटरनेशनल मार्केट में आप कम्पीट नहीं कर सकते तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि आपके कपास या आपकी कौन लेगा? इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे, आपकी कीमत ही ज़्यादा होगी। तो जब आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे, आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो नीचे आने शुरू हो जाएंगी। जब नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, उसका इम्पैक्ट फिर अल्टीमेटली आपके आम आदमी पे तो पड़ेगा। उसकी तो जो भी हालत होगी, सिचुएशन जो क्रिएट होगी हुकूमत के लिए, वो तो होगी। लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स जब कम होंगी तो आपके गवर्नमेंट एक्सचेकर पे भी जनाब इतना स्फीयर उस पर हिट करेगा, वो सारा असर पड़ेगा कि वो आपके लिए एक फिर नई सिचुएशन बन जाएगी। चावल जो है हमारी एक मेजर एक्सपोर्ट है। अब चावल जो है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आप जो है बेसिकली हुकूमत के ख़जाने को भी नुकसान, आम आदमी को भी नुकसान, ठीक है जी, क्योंकि उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, चावल, कपास, आटा, चीनी। सो वो भी मसला। एक्सपोर्ट करते हैं आप, एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़या हो जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगे आप। जब कम्पीट नहीं कर सकेंगे तो आपके ख़जाने पे बर्डन पड़ेगा, और फिर अल्टीमेटली ये इतना बोझ पड़ना शुरू हो जाएगा कि मुझे नहीं समझ आती कि इसको हैंडल कैसे किया जाएगा। सो बेहतर ये है
कि जीआईडीसी को किसी ना किसी तरीके से जल्द अज जल्द आप इस मसले को सॉर्ट आउट करें, जैसे भी करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। सिट विद द गवर्नमेंट कैन सिट विद द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, उनके साथ बैठें, सॉर्ट आउट कर लें कि 24 माह के अरसे में इतना बड़ा बर्डन अगर उस पर डाल दिया जाएगा, 24 माह के अरसे में 170 बिलियन रुपीस अगर आपने देने हैं, मेरे नहीं ख्याल वो दे सकेंगे। एक और तरीकाकार ये हो सकता है जनाब कि ये सारा बोझ जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वाला खुद अपने ऊपर ले ले, ठीक है जी। अब वो सारा बोझ अपने ऊपर क्या ले सकता है, मेरा नहीं ख्याल ले सकेगा। क्यों नहीं ले सकेगा, उसकी वजूहात हैं। क्योंकि हर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वाला मेरे नहीं ख्याल उसकी इतनी पसली होगी कि वो इसको बर्दाश्त कर सके, इतना फाइनेंशियल बर्डन। उसका फिर आगे इम्पैक्ट क्या होगा, उसका आगे इम्पैक्ट ये बनेगा जनाब कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हो सकता है बंद हो जाए, कोई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाए, और कुछ कहें जी कि हम बना ही नहीं सकते। जब बना नहीं सकते तो फिर आपके पास क्या सूरत रह जाएगी जनाब। सपोजली यूरिया है, जो यूरिया का क्या होगा, यूरिया आपको इंपोर्ट करने पड़ेगा। आप पाकिस्तान के अंदर जो आप खाद बना रहे हैं वो उसकी कीमत आधी है इंटरनेशनल मार्केट की, अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, ठीक है। दुगनी कीमत पे बाहर मिल रही है खाद, और आप पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आधी कीमत पे करके और किसानों को दे रहे हैं। सो आपके पास होगा ये कि आपको खाद करनी पड़ेगी इंपोर्ट। उसमें आपको जनाब कहाँ पे आपका इश्यूज बनेंगे, फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करेंगे ना, आप इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करेंगे। आपके पास क्या इतनी पसली है हुकूमत के ख़जाने में कि आप फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पे स्पेंड कर सके और दुगनी कीमत पे बाहर से मंगवाएं। जब दुगनी कीमत पे बाहर से मंगवाएंगे आप, तो फिर यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। प्राइसेस वो तो नहीं रह सकती ना, यहाँ पे आप आधी कीमत पे किसान को दे रहे हैं खाद की बोरी, बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे तो डबल कीमत पे होगी। डबल कीमत पे होगी तो फिर वही सारा इम्पैक्ट पड़ेगा, किसान पे पड़ेगा, लोगों पे पड़ेगा, अवाम पे पड़ेगा, और जो कौमी ख़जाने पे बर्डन पड़ेगा उसका क्या करेंगे आप, वो भी एक इशू है। इट्स अ सीरियस इशू। अब इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, ही इज़ ऑल्सो लुकिंग इनटू दिस अफेयर, और जीआईडीसी वाले अफेयर में वो भी इसको देखना चाह रहे हैं। और भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी उन्होंने इसका जिक्र भी किया इस चीज़ का। इसका एक और तरीकाकार भी हो सकता है। अब उसका तरीकाकार ये है जनाब के जीएसटी रिफंड तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वालों के बनते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या बट अच्छे खासे बनते होंगे, करोड़ों अरबों रुपए के बनते होंगे। सो उसको एडजस्ट किया जा सकता है इसमें जीआईडीसी में कि जनाब ये आपका जीएसटी रिफंड आपका इतना बनता है, ये इसमें से माइनस हो गया। सब्सिडी भी बनती है, वो भी उसके अंदर डाल दें, उसको भी माइनस कर दें। अच्छा, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो बेसिकली जीआईडीसी के मद में जो पैसे लिए जाते हैं वो मेरे ख्याल में उधर से इस्तेमाल होने थे और वो नहीं हुए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पाइपलाइंस को ज़्यादा अच्छी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग इन्हेंसमेंट जो करनी है, या कंप्रेसर जो डालने होते हैं, वो भी इन्होंने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वालों ने खुद अपनी जेब से पैसे खर्चे हुए। सो उसमें भी उनको थोड़ा सा रिलीफ तो मिलना चाहिए ना, इतना तो राइट है उन बेचारों का, तो वो भी उनको रिलीफ मिल जाए। और एक और तरीकाकार भी हो सकता है कि आप उनको कंपेल कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर अंदर जीआईडीसी के पैसे जो है, बकिया जो पैसे हैं 2015 के बाद जो पैसे बनते हैं, वो आप उनसे लेने हैं। 2 साल में अगर लेना चाह रहे हैं आप, 2 साल में तो मुश्किल हो जाएगा, जैसे इतनी डिटेल में मैंने बात की, बहुत बर्डन पड़ जाएगा उन पर, मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो आप उनको जीएसटी रिफंड उसमें से माइनस कर दें, आसानी हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। और सब्सिडी के पैसे भी उसमें से माइनस कर दें। जो उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इन्हेंसमेंट की है पाइपलाइंस की सूरत में, कंप्रेसर्स की सूरत में, वो भी उनको एडजस्ट कर दें। और 2 साल के बजाय अगर उनको 10 साल का अरसा दे दें तो मेरे ख्याल में उनके लिए थोड़ा सा आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन मुझे फिर भी ये बात नहीं समझ आती कि जीआईडीसी तो आप लेते जा रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है जिसके लिए आप ये पैसे ले रहे हैं जीआईडीसी के। मुझे वो समझ नहीं आती कि वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, टापी या आईपी या व्हाटएवर जितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वो हैं कहाँ पे, एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते। सो अगर नहीं एग्जिस्ट करते तो किसी, मेरे ख्याल में जस्ट गिव देम सम स्पेस। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वालों को थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दें। हमारे अपने लोग हैं
और इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अरबों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए उन्होंने, जब तक आप उन्हें ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे एक इशू खड़ा हो जाएगा। और वैसे भी बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स बना रहे हैं आप, यहाँ पे इंडस्ट्री को पैटर्नाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कह रहे हैं जनाब इंडस्ट्रियाँ लगाए, तो जो एग्जिस्टिंग बैठे हुए बेचारे 4-6 इंडस्ट्रियों वाले, उनको तो आप कोशिश कर रहे हैं कि उनका गला ही दबा दें आप। सो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही दरख्वास्त कर सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जितना जल्द हो सके वो ख़ुद इसमें इंटरफियर करें और ख़ुद इसको मॉनिटर करें, और जितनी जल्दी हो सकता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वालों को बुलाएं, उनको बुला लें, क्या फ़र्क पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी इज्जत करते हैं सारे, वो आएंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वाले, आपके साथ बैठेंगे, आप अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ बिठाएं। मेरे ख्याल में सारा मसला मुश्किल से आधे घंटे में हल हो जाएगा। फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।